अब समस्या क्या आ रही है 341 में? कुछ लोगों का कहना है कि 341 सांप्रदायिक है, कुछ लोगों का कहना है कि ये जाति का आधारित है। तो सेम जाति अगर दूसरे जगह है तो उसको क्यों नहीं मान लेंगे, इसमें शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त है। कुछ का कहना है कि ये सांप्रदायिक आधार पर जब बौद्धों को और सिखों को रिजर्वेशन अनुसूचित जाति मान लिया गया तो ईसाई और ये मुस्लिमों को, पसमंदा को क्यों नहीं माना गया। तो इस आधार पर तरह तरह की बात है। दूसरे में सरकार चाहती है कि इसमें हम ये क्रीमी लेयर लगा दें, वर्गीकरण कर दें। तो ये सारे परिप्रेक्ष्य में जो है केंद्र सरकार चाहती है कि कर दें। नीतीश कुमार ने यहां वर्गीकरण भी कर दिया है। तो इस तरह से जो 341 से संबंधित जो शेड्यूल कास्ट से मामला है, इस मामले का समझदारी जरूरी है, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों को। जब शेड्यूल कास्ट के लोग जब समझ जाएंगे इस बात को और दूसरे लोग भी समझ जाएंगे तो ये जो विवाद जो खड़ा किया जा रहा है 341 पर, वो विवाद खत्म हो जाएगा और आगे एक स्मूथली चलेगा। इसी व्यू से आज मैं 341 पर अपनी बात रख रहा हूं और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। पहला तो ये है कि 341 ये शेड्यूल कास्ट से संबंधित अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद 341। तो 341 का में पहला पार्ट ये है कि हु इज शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट में उन्हीं को रखा गया है उस सूची में जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा विनिर्दिष्ट हैं। जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जिनको सूचीबद्ध किया गया है एज ए शेड्यूल कास्ट, वही शेड्यूल कास्ट है, दूसरे कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है। और ये जो किया गया है ये अनटचेबिलिटी के आधार पर किया गया है। जहां के लोग अनटचेबल्स थे उन्हीं लोगों को शेड्यूल कास्ट के रूप में चिन्हित किया गया है। एक ही जाति अगर दूसरे जगह अनटचेबल्स नहीं रही है तो उनको शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि इसका मतलब ये जातीय आधार पर शेड्यूल कास्ट का लिस्ट नहीं है। एक ही जात एक जगह शेड्यूल कास्ट में है और दूसरे जगह नहीं है। इसका मतलब ये है जहां पर अनटचेबिलिटी का व्यवहार जिसके साथ हुआ वहां के लोग शेड्यूल कास्ट में शामिल हैं, सूचीबद्ध हैं, लेकिन दूसरे जगह जहां पर अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं हुआ था वे शेड्यूल कास्ट के सूची में नहीं है। अब रह गया कि इसका कब से गणना मान लेके है कि कब से भाई शेड्यूल कास्ट माना जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जब संविधान लागू हुआ था, क्योंकि संविधान लागू होने की तिथि से अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है। उसके पहले तक अनटचेबिलिटी था, लेकिन संविधान द्वारा के अनुच्छेद 17 के द्वारा उसको क्राइम घोषित कर दिया गया है और उसको हटा दिया गया है संविधान से कि ये अनटचेबिलिटी जो है ये अपराध होगा, ऐसा मान ले कह दिया गया है। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ उस तारीख तक, उस तिथि तक जिन जिन लोगों को अनटचेबल समझा गया, अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ, वही लोग शेड्यूल कास्ट के सूची में हैं। अब सवाल मानने को होता है कि बाद में भी कुछ जातियों को जोड़ा गया, 1956 में जोड़ा गया, फिर 1976 में जोड़ा गया। तो उसमें ऐसा क्या कारण हुआ और संविधान में यह दूसरा अनुच्छेद ये व्यवस्था किया गया कि बाय द वे अगर कोई शेड्यूल कास्ट के सूची से शामिल होने से छूट गया हो, शेड्यूल कास्ट के सारी शर्तों को पूरा करने के बावजूद भी, या कोई शेड्यूल कास्ट की शर्तों को पूरा नहीं करने के बाद भी अगर शामिल हो गया हो, सम्मिलित हो गया हो, तो वैसे लोगों के लिए संविधान में व्यवस्था किया गया कि जो छूट गए हैं उनको शेड्यूल कास्ट के सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। और जो गलती से
इसमें शामिल हो गए हैं उनको यहां से एक्सक्लूड किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भारत का जो संसद है उसको प्राधिकृत किया गया, सक्षम प्राधिकार उसी को बनाया गया, किसी स्टेट को नहीं बनाया गया। और किसी स्टेट को नहीं बनाने के पीछे भी ये था कि कहीं शेड्यूल कास्ट का सूची डिस्टर्ब नहीं हो जाए। स्टेट के मिनिस्टर द्वारा अगर शेड्यूल कास्ट के लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपने अधिकार के लड़ना शुरू करें तो कहीं ऐसा नहीं हो कि स्टेट का कोई मिनिस्टर उसका विरोधी हो जाए और विरोधी होने के बाद उसको तंग करने का कोशिश करे, और उसी को नहीं, जिस जाति से बिलोंग करता है उस जाति को ही तंग करने का कोशिश करेगा और उस जाति को अनुसूचित जाति की सूची से निकालने का कोशिश करेगा। इसीलिए उनको पावर नहीं दिया गया, जिसके कारण क्योंकि अनुसूचित जाति का सूची डिस्टर्ब नहीं हो, सूची को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए स्टेट को पावर नहीं देके सिर्फ भारतीय पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है शेड्यूल कास्ट के इंक्लूजन या एक्सक्लूजन के लिए। तो क्लियर कट हो गया कि यह जाति के आधार पर नहीं है और यह धार्मिक आधार पर भी नहीं है। धार्मिक आधार पर इसलिए कि 1950 तक जो शेड्यूल कास्ट थे अगर वो कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर लिए, शेड्यूल कास्ट होते हुए भी शेड्यूल कास्ट में शामिल होने के बाद की तिथि में अगर वो शामिल हो, अगर मान लें कि दूसरा धर्म एक्सेप्ट किए हैं, तो चूंकि जो प्रताड़ना 26 जनवरी 1950 तक जो और अनुसूचित जाति के लोगों ने झेला वो भी चूंकि झेले हैं, इसीलिए उनको कहा गया कि नहीं, उनका अनुसूचित जाति का दर्जा बरकरार रहेगा। वैसे में सिख हैं और 9 बौद्ध हैं। बौद्धों को तो 1990 में मान्य हुआ, सिख को 1952 में मान्य हुआ। इसके अलावा जब हुआ कि कुछ रियासत था उसमें आएंगे, बाद में शेड्यूल कास्ट का सूची को आपको थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, तो लास्टली जो है फिर 1956 तक बहुत से रियासत मिल गया और उसके आधार पर 1956 में भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा एक लिस्ट को मान लीजिए कि उसको रूप दिया गया, विनिर्दिष्ट किया गया। बाद में हुआ गया कि जो काका कालेलकर आयोग का रिपोर्ट आया तो उसमें काका कालेलकर ने अपने रिपोर्ट में ये दर्शाया कि बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो अनटचेबिलिटी की शिकार रही हैं, शेड्यूल कास्ट में शामिल होने की सारी शर्तों को पूरा करती हैं, लेकिन किसी वजह से वो शामिल नहीं हो पाई है। तो साथ सहित पूरा रिकॉर्ड करके उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में डाला और उस रिकमेंडेशन को सरकार ने बजाबते उसका स्क्रूटनी कराया, और स्क्रूटनी कराने के बाद में जब इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि नहीं, ये लोग रियल में शेड्यूल कास्ट में रहने के सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तो इसलिए लास्टली 1976 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1976 के द्वारा उन लोगों को शामिल कर लिया गया जो छूटे हुए थे। तो ये तो मानने की स्थिति हो गया कि जो छूटे हुए थे और हो गया कि लास्टली हो गया, और फिर मंडल कमीशन बना तो मंडल कमीशन ने किसी को वैसा कोई रिकमेंडेशन नहीं किया कि और कोई छूटा हुआ मान लीजिए बचा हुआ है। अब फिर सवाल मानने की हो रहा है कि भाई क्रीमी लेयर की बात, वर्गीकरण की बात, तो संविधान में वर्गीकरण का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसलिए जिक्र नहीं है कि शेड्यूल कास्ट का सूची का आधार सिर्फ और सिर्फ अस्पृश्यता है और अस्पृश्यता को वर्गीकृत करना असंभव है। किस आधार पर आप वर्गीकृत करेंगे अस्पृश्यता को? उसका आधार क्या होगा? ओबीसी की तरह शेड्यूल कास्ट को ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओबीसी का जो बैकवर्डनेस का जो उसका आधार है सामाजिक एवं शैक्षिक और आर्थिक भी है, तीनों चीज है। तो तीनों में डिफरेंस, कोई आर्थिक रूप से मजबूत है, कोई सामाजिक रूप से मजबूत है, कोई मान लीजिए कि शैक्षिक रूप से मजबूत है, लेकिन 2 चीज में पीछा है, 1 चीज में आगे है, तो उसमें अलग अलग वर्गीकरण हो सकता है। इसीलिए बताते हैं कि 9 जज बेंच, जब सुप्रीम कोर्ट का मंडल केस से संबंधित 9 जज बेंच जो इंदिरा साहनी के नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा साहनी में स्पष्ट रूप से कहा कि क्रीमी लेयर ओबीसी पर लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेड्यूल कास्ट पर भी लगेगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एससी एंड एसटी। स्पष्ट रूप से 9 जज बेंच का फैसला है। सरकार जिद पर अड़ी हुई है, केंद्र सरकार,
मोदी सरकार किसी तरह चाहती है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज आगे आ गए हैं, जो सरकार का विरोध करते हैं, जो मान लीजिए कि सही बात को रखते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ते हैं, उनको हटा दिया जाए। तो जो पढ़े लिखे थोड़ा बहुत आगे निकल गए, उनको किनारा करने के लिए ये क्रीमी लेयर का मामला जो है उठा रही है, चाहती है कि क्रीमी लेयर करके हम लगा दें। लेकिन ये संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि एक तो संविधान में उसकी व्यवस्था नहीं है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच ने कह दिया कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एससी एंड एसटी। इसका साफ अर्थ है कि अगर आप जबरदस्ती करना भी चाहिएगा तो संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा। जबरदस्ती आप करना चाहिएगा, आप फिर चुकम 9 जज बेंच से ऊपर 11 जज बेंच से मालिक फैसला कराना पड़ेगा। तो जज में जब जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो 5 जज बेंच के बाद लौटा दिया जाता है। जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन के साथ ये गया था कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट का क्या होगा शेड्यूल कास्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज बेंच कहा कि भाई क्रीमी लेयर ऐसा लोग कहते हैं कि हम नहीं लगा सकते हैं कि हमको कहेगा हम लगा सकते हैं क्रीमी लेयर, क्यों नहीं लगा सकते हैं? शेड्यूल कास्ट पर क्रीमी लेयर लग सकता है ना, ये कोई हमको चैलेंज नहीं करे। इतना कह के फिर नीचे लौटा दिया। अरे जब लग सकता था फिर ऊपर भेजना चाहिए था, 7 जज बेंच क्या भेजना चाहिए था, उसके बाद 9 जज बेंच के जाता, फिर 11 जज बेंच जाता, तो वो फैसला करता ना। लेकिन चूंकि वहां से लौट जा रहा है, ये सरकार चाह रही है जबरदस्ती कि हम क्रीमी लेयर लगा दें एससी एसटी पर भी, लेकिन चूंकि वो संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि एक तो संविधान में नहीं है और दूसरा 9 जज बेंच का फैसला, ये हेडल है। लेकिन इस दोनों से बचने के लिए अब सरकार तरह तरह का तिकड़म कर रही है मोदी सरकार। तो मोदी सरकार किसी भी तरह चाहती है कि जो ओबीसी है, जो शेड्यूल कास्ट है, उनको खंड 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 करके बांट दिया जाए और अपना एक तरफा राज किया जाए। तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि सवर्णों में अगर सबको नहीं मिलता है, सवर्ण का जो जनरल कैटेगरी है, तो सवर्ण कैटेगरी में तुम देखो ना कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कौन लेता है, उसको हटाओ, उसको अपने सीमा तक करो, जितना जिसका संख्या है वहां तक सीमित करो। अगर जनरल कैटेगरी क्या कोई आदमी अगर आ रहा है, तो अगर 5% पॉपुलेशन है और 5% से अधिक है अगर सीट पर आ रहा है, तो उसको 5% सीट देकर हटाइए, फिर नीचे वाला को दीजिए, फिर नीचे इस तरह से आप करिए। तो वहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा 20%, 25%, 30% लोग ले रहा है एक जाति के लोग, जिसका मान लीजिए कि संख्या 2% है, 3% है, 1.5%, वो 5%, 10% तक ले रहा, वहां आपकी नजर नहीं है। आपकी नजर कहाँ है? बैकवर्ड पर है, आपका नजर है शेड्यूल कास्ट पर। क्यों? क्योंकि उसको आप तोड़ना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि नीचे तक परकोलेट हो सब चीज, तो आपको सीमित करना चाहिएगा। जिसका पॉपुलेशन जितना है उससे अधिक एक सीट भी कोई नहीं ले पाए, इसकी गारंटी आपको करना पड़ेगा। अच्छा, फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो चाहे शेड्यूल कास्ट, अगर ऐसा आप करते हैं तो सब लोग सपोर्ट करेगा। लेकिन ये क्या, सवर्ण के लिए कहीं कुछ नहीं, उसको आप मजबूत करिएगा कि 50% से हमेशा जो 15% है वो 50% से हमेशा रहे। उसके लिए आपने क्या किया कि 50% वाला जो 50% ले रहा है 15% वाला, उसके लिए आपने क्या मान लेके व्यवस्था कर रखा है। और क्या आप सोच रहे हैं 27% दे रहे हैं, 52% वाला को 27% दे रहे हैं, उसमें आप खोज रहे हैं कि कौन आगे बढ़ गया कौन पीछे छूट गया। शेड्यूल कास्ट में आप खोज रहे हैं। तो इस तरह से ये जितना मानने की हो रहा है शेड्यूल कास्ट के इश्यू पर, बैकवर्ड के इश्यू पर, सारा चीज पॉलिटिकल है और इनको कमजोर करने का साजिश है। तो इसलिए साथियों, इसमें मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि सभी लोग वास्तविकता को जाने, सही बात को जाने। जिस दिन सही बात को जान जाएगा तो किसी का हिम्मत नहीं होगा कि आपके अधिकार को छीन ले, संविधान विरोधी काम करके आपको हरास करे, ऐसा किसी को ताकत नहीं होगा, बशर्ते कि आप सही बात को समझिए। अगर गलत बात में हम मिलाएंगे तो वही होगा। जैसे आपने कर दिया ना, जैसे आपने हम मिलाया, हमारे नेताओं में हम मिलाया, तो मान ले कि सवर्णों का रिजर्वेशन हो गया 10% गरीबी के नाम पर। इधर मान ले कि हो रहा है महिलाओं के नाम पर। अभी बताइए कि महिला में जाति नहीं होता है क्या? सवर्ण क्लास की महिला शेड्यूल कास्ट की महिला के साथ बराबरी पर बैठती है क्या? बराबरी का व्यवहार करती है क्या? तो जिस तरह से पुरुष, सवर्ण पुरुष शेड्यूल कास्ट के साथ व्यवहार करता है, उसी तरह से सवर्ण महिला भी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के साथ वही व्यवहार करती है। इसीलिए
महिलाओं में भी जाति है। तो ये मेन चीज है, समझना है। इसी के लिए हमने आज ये वीडियो बनाया। अच्छा हमको समझ रहे हैं कि अच्छा लगेगा तो इसको आप सपोर्ट करें, ताकि हम आगे और भी इस तरह का वीडियो बनाते रहें। और शेड्यूल कास्ट को मजबूत करने के लिए, भारत के लोगों को मजबूत करने के लिए, भारत को सशक्त करने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।